चलो, आज से हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं जो ये 5 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड थेरीज और अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो पहले लेते हैं स्कोप, कंसेप्ट। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन बोला कि कॉमनली किसी की भी आंखों के सामने में एम्प्लॉय रिलेशनशिप आता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीन्स इंडस्ट्री से संबंध रखने वाले सब, इंडस्ट्री से रिलेटेड संबंध। ठीक है, तो जो हमारा ये है जो कंसेप्ट है वो कॉमन यही बोलता है कि आइदर वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप या लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप कॉमनली किसी भी आंखों के सामने ये दो ही संबंध आते हैं और ये संबंध ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में हो सकते हैं। ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स ने वेरियस डेफिनेशन दिए। अब वन ऑफ द ऑथर बोलता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू डायनामिक एंड डेवलपिंग कंसेप्ट विच इज़ नॉट लिमिटेड टू द complex of relations between the trade union and management, but also refer to the general web of relationship normally obtaining between the employer and employee. अब ऑथर का क्या बोलना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक जगह पे रुका हुआ या जिसको रोक है ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये चेंज होते रहता है, डायनामिक है। सिचुएशन जैसी चेंज होगी वैसे रिलेशंस आपके चेंज होते हैं। और सिर्फ मालिक और नौकर के बीच में जो एक घनिष्ठ से ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है, यहाँ तक वो सीमित नहीं है। तो वो एक जाला है, वेब ऑफ रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये जाले के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा किस प्रकार से ये जाला एक में को बांधे रखता है और जाला टूटता है तो कौन कौन किस किस लेवल के ऊपर अफेक्ट होता है। अब और आगे में ऑथर बोलता है अ वे मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन द सिंपल कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट। आईएलओ बोलता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीन्स रिलेशन बिटवीन द स्टेट ऑन वन हैंड एंड द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अदर हैंड। एक बाजू में सरकार जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, स्टेट का राज्य नहीं है, स्टेट मीन्स सरकार, और दूसरे बाजू में एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर्स की यूनियन और एम्प्लॉयर की एसोसिएशन।
बीच में इन सब में तैयार हुआ वो एक जाला है। आयलो ये भी बोलता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स एकत्रित आने का स्वातंत्र और या एक साथ रहने का स्वातंत्र, इसको भी आईएलओ इंडस्ट्री रिलेशंस की परिभाषा में लाता है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस आगे में ऑथर बोलता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोशल रिलेशन अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर इंटरेक्शन इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज which are regulated by the state in varying degree in varying degree। ठीक है, वो तो मैं बात कर रही। अभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स यदि हम देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डज नॉट emerge in vacuum. Okay, they are born out of employment relationship in industrial setting। यदि मीन्स यदि इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं होंगे। मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए इंडस्ट्री होना जरूरी है या इंडस्ट्री एक मैदान है जिसमें ये इंडस्ट्रियल रिलेशन पनपता है। अब उदाहरण लीजिए कि घर में झाड़ू पोछा करने वाली बाई, सपोज आप कहीं पे रह रहे हो, आपके बगल में भी कोई किसी का मकान है और बगल में जो आपके जो नेबर है ये आपको बोलते हैं कि ये हमारी जो झाड़ू वाली है, बर्तन वाली है, ढंग से काम नहीं करती और किरकिर करते रहती है, हर समय पैसे मांगते रहती है। इस प्रकार की यदि सिचुएशन आपका नेबर या आपका जो साथ में बगल में रहने वाले लोग हैं ये आपसे करते हैं, तो क्या आप यदि उसको रास्ते से वो जा रही है आपके घर के सामने से, तो क्या आप उसको डांट सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप किसी के नेबर हो? नहीं। पर यही औरत यदि आपके घर में काम करती है और काम करते समय इसके हाथ से कोई कांच की चीज़ टूटती फूटती है तो आपको पूरा हक है उसको डांटने का, उसको दंडित करने का। सेम सिचुएशन इंडस्ट्री में है। ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है या औद्योगिक संबंध ये इंडस्ट्री में ही पनपते हैं और इंडस्ट्री उनके लिए पनपने का एक मैदान है। अब इंडस्ट्री क्या है? अभी इसके पहले हमने देखा इंडस्ट्री एक जैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया पिछले क्लास में। पुरानी जो डेफिनेशन थी जहाँ तक 1984 या 85 के पहले की, उसमें था एनी ट्रेड और बिजनेस। ये उसका जो समझो जैसा घोष वाक्य था। पर एक हमारे देश में केस हुई, जैसे जितने भी नगर पालिका है या नगर परिषद है या ग्राम पंचायत है, इनका सोवेरियन फंक्शन है, इनकी ये नैतिक जवाबदारी है उस गांव की साफ़ सफाई रखने की, रास्ते झाड़ने की, कचरा उठाने की, ड्रेनेजेस साफ़ करने की, पानी सप्लाई करने की, ये उनकी एक नैतिक जवाबदारी है। तो अभी तक वो ये दावा करते थे कि हम कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो बहुत से जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके ऊपर जो निर्बंध लगाए जाते हैं वो हमारे पे नहीं लगाए जाते। पर एक उनका एम्प्लॉय था राजप्पा नाम से, उसकी जब केस चली
वो रिटायर हुआ, उसकी कुछ बेनिफिट्स की पे ये केस थी वर्सेस मिस राजप्पा वर्सेस बंगलोर वाटर वर्क्स की केस है ये, और जो एक लैंडमार्क केस हमारे देश में घोषित हुई, जिसमें मीन्स उसका जो रिज़ल्ट है वो एक लैंडमार्क रिज़ल्ट घोषित हुआ है। उसके मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था कि इंडस्ट्री का अर्थ क्या है। इंडस्ट्री मीन्स a place where industry means systematic and organized activity to with the cooperation of employee and employer. And 3, 4 production of goods or rendering सर्विसेज। इंडस्ट्री की परिभाषा यहाँ से चेंज हुई। वो प्लेस जहाँ पे एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है विद द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एंड विच इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है इट डज नॉट मैटर whether सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि यह कोई मायना नहीं रखता कि वो जो एक्टिविटी है उसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं, और वो एक्टिविटी से आप कुछ फ़ायदा या नुकसान उठा रहे हो या नहीं। एक बार कोई प्लेस जहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर संबंध आता है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है और गुड्स या सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, वो जगह इंडस्ट्री कहलाती है। नो इस डेफिनेशन के रेफरेंस आप बताइए धोबी या ड्राई क्लीनर की दुकान इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी? 3-4 ऑप्शंस है, आएगी भी कुछ बोल सकते, कुछ नहीं भी आएगी बोल सकते। धोबी की दुकान है और वो क्या कपड़े आपसे कलेक्ट करता है XYZ और आपको प्रेस करके देता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन कहाँ पे आ गया, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कहाँ पे आ गई, ठीक है। और वो आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, माना सर्विसेज दे रहा है, पर बाकी 2 चीज़ें 1 और 2 नहीं 3 है। और यदि हम धोबी की एक्टिविटी से
बारकाई में देखें तो ऐसा नहीं होता है कि हमने जाके कपड़े धोबी के पास दे दिए, उसने लिया और तुरंत इस्त्री करना शुरू कर दिया। आपने उसको कपड़े देने के बाद में पहले तो वो गिन के लेगा कि आपने कितने कपड़े दिए, फिर उन कपड़ों के पे पानी स्प्रे करेगा, उसको मॉइस्ट करेगा ताकि क्रीज रिंकल्स वगैरह उसकी प्रेस करते समय निकल जाए, और फिर प्रेस करने के लिए ले। तो उसकी एक्टिविटी ऐसी हैपेजार्ड एक्टिविटी नहीं है, उसकी एक्टिविटी सिस्टमेटिक एक्टिविटी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। यदि कपड़े जब प्रेस करने लेगा तो ऐसा नहीं कि पहले लुंगी कर ली, बाद में चड्डी कर ली, बाद में शर्ट कर ली, ऐसा नहीं। वो शर्ट करेगा, पैंट्स करेगा, लुंगी करेगा, लेडीज़ के गारमेंट्स करेगा। तो धोबी की एक्टिविटी भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आती है। नेक्स्ट है ईंटें बनाने वाले। क्या ईंटें बनाने वाले, यदि हम धोबी की ये देखें एक्टिविटी देखें जो इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आती है, तो ईंटों की जो भट्टी है वो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि उसने मिट्टी मिक्स की और कुछ सांचे में डाली और धूप में सुखाने के लिए रख दी ताकि ईंटें मजबूत हो जाए। उसकी भी सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। ईंटों के लिए टिपिकल टाइप की मिट्टी लाई जाती है, उसको छाना जाता है, उसमें से पत्थर वगैरह बाहर निकाले जाते हैं, फिर मिट्टी को भिगोया जाता है, सांचे में डाला जाता है, सांचे में से ईंटें निकाली जाती है, ईंटों की थप्पी लगाई जाती है, उसको प्रॉपरली भूंजा जाता है, बेक किया जाता है, उसके बाद में आपकी मजबूत ईंटें तैयार होती है। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन बड़ी मीन्स अभी तो ऐसे कि लॉट ऑफ छोटे मोटे उद्योग सब इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आते हैं। और ये आने के पीछे में मीन्स डेफिनेशन तो आई, पर यदि औद्योगिक संबंध देखे जाए तो इसके पहले भी वहाँ पे तनाव वाले औद्योगिक संबंध थे। जो बड़े बड़े ड्राई क्लीनर्स हैं उनके पास में 50 लोग काम करते थे। दिवाली का है या शादी का सीज़न है, ये टाइम के उनके लोग पगार बढ़ाओ इसके लिए, अल्दो टिपिकल स्ट्राइक नहीं करते थे, पर गो स्लो जैसी एक्टिविटी करते थे, लोग मास में एब्सेंट रहते थे। ये सब जो इनकी जो कुर्तियाँ थी वो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक या इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट ये दर्शाती थी। पर क्योंकि एक अच्छी सुदृढ़ डेफिनेशन नहीं थी, उसके कारण मालिक को भी कोर्ट को अप्रोच करते समय या कोर्ट को भी अपना डिसीजन देते समय कंस्टेंट्स आते थे। जबकि हमारे देश में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है, काफ़ी दिनों से है, अलग अलग जो स्टैट्यूट है उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस डिफाइन किया गया है, पर किसी को एक पर्टिकुलर सेक्शन में पकड़ के उसके ऊपर आगे वाले को राहत देना, ये थोड़ा उस समय कठिन होता था, जो अभी काफ़ी सिंपल हो गया। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस की खासियत देखो। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बड़ी मज़ा है, मीन्स तनाव भी है और आपको सहभाग भी चाहिए, कोऑपरेशन भी है, कंफ्लिक्ट भी है। और क्यों सहभाग भी चाहिए और क्यों कंफ्लिक्ट भी है? क्योंकि अल्टीमेटली हम एज ए HR प्रोफेशनल जब हमारे कामगारों के साथ डील करते हैं या यूनियन के साथ डील करते हैं, तो वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। हमारी सोच, हमारा परसेप्शन एक प्रॉब्लम की तरफ डिफरेंट रह सकता है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रह सकता है। तो ये लड़ाई बहुत बार पैसे या फैसिलिटी इसके ऊपर से भी रहती है, ये लड़ाई बहुत बार तुम्हारी सोच के ऊपर से भी रहती है। तुम क्या परस्यू कर रहे हो, तुम्हारा रवैया कैसा है, तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे, तुम क्या प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। ये जैसे एक एम्प्लॉय करता है वैसे यूनियन भी करती है। तो ये जब तक एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं आएंगे तब तक सुदृढ़ भरोसे वाले इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं बनते हैं। अब देखो, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल घर का देता हूँ। आपकी सिस्टर ने आपके लिए पराठा बनाया, सपोज
मेथी का पराठा बनाया, ठीक है। तो आपने उस समय उसको मेथी काटने में या मेथी धोने में या मेथी बारीक करने में या कुछ घोल बनाने में, आटा बिटा, आपने उसको मदद की, ठीक है। जबकि वो सिर्फ मेथी के पराठे खुद के लिए नहीं बना रही, वो दोनों के लिए बना रही। अब दूसरी सिचुएशन देखो, यहाँ पे आपका और आपके सिस्टर का दोनों का कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन में आपने मेथी के पराठे बनाए। दूसरी सिचुएशन में आपकी सिस्टर ने आपको बोला नहीं कि मेथी के पराठे बनाए, पर आपने ये सोचा कि मैं आज इसको सरप्राइज़ देता हूँ, क्योंकि एक लेडी है, गृहिणी है, तो अच्छा खाना बना लेती है, उसमें उनका स्किल डेवलप हुआ रहता है और अच्छा हाथ रहता है, मीन्स जो खाना बनता है बड़ा टेस्टी बनता है। अब हम एज ए पुरुष शायद हम उतने माहिर नहीं हो खाना बनाने में, और उस दिन आपने अपने बहन के लिए खाना बनाया। अब बहन की रिएक्शन देखो, बहन ये सोचती है कि क्यों मैंने आपके लिए जो खाना बनाया आपको पसंद नहीं है, कि आज आप मेरे लिए खाना बना रहे हो और आपने मेरे लिए खाना बनाया, या मैं वो खाना बना नहीं सकती थी। तो सोच थोड़ी सी डिफरेंट हुई, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन तैयार हुई, ठीक है। पहले इसमें भी सोच ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी पे थी, कि आपने सोचा कि ठीक है बहन को हेल्प करता हूँ, खाना ज़रा जल्दी बनेगा। तो पहले इसमें कोऑपरेशन था, दूसरे इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सिचुएशन वही है खाना बनाने की। तो यही सब सिचुएशन इंडस्ट्री में भी रहती है, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर से, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के इशू के ऊपर से भी रिलेशंस खराब होते हैं। मीन्स लाइक सपोज मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं कोई ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सपोज लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में मैंने अनाउंस किया कि भाई जिसको भी किसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे चीट के ऊपर लिख के XYZ के पास दे दें, ताकि जैसा जैसा एक एक सेशन ख़त्म होगा तो मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा। अब ये सब जब मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूँ, उस समय एक मेरा एम्प्लॉय खड़ा रहता है और उसकी कुछ क्वेरी है, वो अभी बोलना चाह रहा है, और मैं चिढ़ के उसको बोलता शट अप, बैठ जाओ। सिचुएशन एकदम माहौल चेंज हो गया, ट्रेनिंग माहौल का माहौल क्या चेंज हो गया। अरे यार बड़ा खड़ूस फैकल्टी, इतना बड़ा सीनियर आदमी, उसने कुछ बोला उसको शट अप बोल दिया, कल यार अपने को गेट आउट बोल देगा। तो आपके शब्दों का थ्रो, किस सिचुएशन में शब्द फेंके जा रहे हैं, ये सब उन कर्मचारियों के ऊपर भी परिणाम करता है, और उसी से आपके संबंध सुदृढ़ होते हैं, तब बहुत बार बिगड़ते हैं। अब ये सब होने के बाद में जो फुसफुस पीछे चली, मेरा जब सेशन ख़त्म हुआ तो मैंने उसको बुलाया सभी के सामने और बोला दोस्त माफ़ करना यार, तू बीच में बोलने से मेरी इधर की लिंक टूट रही थी, इसलिए मैं तेरे पीछे था। अब सिचुएशन फिर से चेंज हो गई। अब लोग सोचने लगे देखो यार उस आदमी का बड़प्पन है, कंपनी का HR मैनेजर है, माफ़ी मांग रहा है। सिचुएशन तुरंत चेंज हो गई। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए मीन्स जब हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट होते हैं डे टू डे मैटर्स के ऊपर, इसी प्रकार का तनाव भी रहता है, कोऑपरेशन भी मिलता है, झगड़े भी होते हैं। पर बेसिक यदि हम जो 5 के ऊपर हम लाइट डालने वाले, यदि ये हमारा मजबूत है तो हमारी भाषा तीखी होने के बावजूद भी आगे वाले की हिम्मत नहीं कि वो अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर सके। वो चुपचाप अपनी भाषा हाई स्पिरिट में एक्सेप्ट करते हुए अपनी कृति बदलेगी। पर उसके लिए हमारे बेसिक्स ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। धन्यवाद।